नेक्स्ट कंपटीशन पॉइंट में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आपको मालूम है मैं पिछले 23 दिनों से बीमार चल रहा था, फिर भी थोड़ा सा टाइम निकालते सोचा क्लास 10th के बच्चों के लिए एक वीडियो बनाऊं। और आज हम एक नया चैप्टर का मतलब ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, आपने स्क्रीन के थंबनेल में देखा होगा यूरोप में राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप क्या है, इस चीज़ को हम जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही छोटी वीडियो है और यह शिक्षक एवं छात्रों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। हम शिक्षक से अनुरोध करेंगे कि आप भी बच्चे तो इसी तरह से मैपिंग करके पढ़ाएं ताकि विद्यार्थी के मन में पूरी तरह से अट जाए। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद और इसके तहत हम सुनाएंगे एक गैरिबाल्डी नामक व्यक्ति की कहानी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, आइए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद जैसा कि ये चैप्टर है, आपका फर्स्ट ही चैप्टर है हिस्ट्री का। तो हम तो यूरोप के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? यूरोप। आखिर यूरोप है क्या? तो यूरोप एक महादेश है। ठीक है, यूरोप क्या है? एक महादेश है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये है यूरोप, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं। और इसमें हम थोड़े लोकेशन तो बताएंगे कि कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए जर्मनी है, क्योंकि ये लोकेशन आप तो काम में आएगा। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हो सही थे तो थोड़ा सा क्वालिटी मोबाइल का बढ़ा लें। ये फ्रांस है। ये यहाँ पर क्या है? फ्रांस है। और यहाँ पर ये जर्मनी है, देखिए। और यहाँ पर इटली है। ये लोकेशन तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पोलैंड है। यहाँ पर एक रशिया का छोटा सा भाग है, जबकि रूस पूरा ये है, इधर वाला भाग रूस है, ये थोड़ा सा रूस का भाग है। ठीक है, लुथिनिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लिए यहाँ फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, रशिया, लुथिनिया। और यहाँ पर कित जनराज्य है। ठीक है, और यहाँ पर इटली है। हम मेनली फोकस करेंगे इटली पर। ठीक है, तो इटली पर फोकस क्यों करेंगे? क्योंकि यूरोप की ये देश है। आपका क्वेश्चन पूछेगा बिहार बोर्ड में, इटली किस महादेश में है, तो आप बताइए यूरोप में। बड़े बड़े कंपटीशन में जाइएगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, फ्रांस किस महादेश में है, जर्मनी किस महादेश में है। तो ये सब आपको नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए और यूरोप का मैप आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। और आपको हमने दिखाया यूरोप का मैप। ठीक है, और नेक्स्ट में चलते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। अब देखिए यूरोप के मैप में आपको मेनली रूप से हमने इटली के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इटली का ये ददा हुआ रोम, ये हुआ नेपल्स, देख रहे हैं स्क्रीन पर। और यहाँ देखिए सिसिली हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये सर्डिनिया हुआ और यहाँ मोनाको हुआ फ्रांस में। ये लोकेशन देखिए, फिर से देख लीजिए, ये इटली हुआ, रोम हुआ, नेपल्स हुआ, सिसिली हुआ, सर्डिनिया और यह मोनाको। ठीक है, आप इस लोकेशन तो देखिए। अभी हम मेनली रूप से इटली के बारे में चर्चा करेंगे और इटली के बारे में कर भी रहे हैं। आइए, तो हमने इटली दिखाया यूरोप में, चैप्टर का नाम है यूरोप और यूरोप के अंदर हम इटली का फोकस कर रहे हैं। तो हम अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इटली किस महादेश में है, तो हम आसानी से बता देंगे किस महादेश में है, यूरोप महादेश में। ठीक है, आइए, तो देखिए तब यूरोप महादेश में इटली है। इटली की कहानी थोड़ी सी हम बता देते हैं। जब इटली है तो इटली बिखरा हुआ था। जैसे हमारा भारत कई छोटे छोटे 562-64 देसी रियायतों में बटा हुआ था। तो देसी रियायत आप तो समझ में नहीं आया था क्योंकि आप अभी 10th के स्टूडेंट हैं। जो कंपटीशन का स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे। तो इटली छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में टूटा हुआ था। तो यहाँ के तुष राष्ट्रवादी नेता का सोच था कि हम क्यों ना इटली तो एक करके एक राष्ट्र बनाएं और इटली पर शासन चलाएं। इसी में बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता का नाम आते हैं, जैसे गैरिबाल्डी, मेजनी, मेटरनिथ, काउंट ताबोर, ये सब
नाम देखने तो मिलते हैं, ठीक है। तो उसी में इन्हीं राष्ट्रवादी नेता में एक गैरिबाल्डी है, उनकी चर्चा आज विशेष रूप से उनकी कहानी सुनाएंगे। चलिए अब देखिए इटली का ये स्पेशल मैप है, और देखिए ये जो दिखाई दे रहा है इधर ऊपर वाले भाग में, ये जो है पूरा भाग आप तो दिखाई जो रहा है इस कलर में जो पूरा भाग है, इसको कहते हैं नॉर्थ इटली, नॉर्थ इटली अर्थात उत्तरी इटली, क्या बोलते हैं, उत्तरी इटली। और नीचे वाला भाग है दक्षिणी इटली। नीचे वाला भाग क्या है, दक्षिणी इटली। अब देखिए जब उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली दोनों दो भाग में टूटे हुए थे, और राष्ट्रवादी नेता यही चाहते थे दोनों इटली को ये करते शासन किया जाए ताकि राष्ट्र हमारा बहुत ये उन्नति करे। आइए इधर बदल में क्या है, सर्डिनिया है, देख रहे हैं। तो देखिए इसी तरी में गैरिबाल्डी ने, बार बार हम गैरिबाल्डी की नाम लेते हैं क्योंकि गैरिबाल्डी की ही चर्चा आज करने वाले हैं। गैरिबाल्डी ने क्या किया इटली के लिए उसकी जानकारी हम लेंगे। अब देखिए क्या हुआ था, अभी भी हमारा कश्मीर के मुद्दों पर पाकिस्तान से लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। अब पाकिस्तान चाहता है कश्मीर मेरा है, भारत चाहता है कश्मीर मेरा है, उस चर्चा पर अभी हम नहीं जाएंगे। उसी तरह से उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली में तुस लड़ाई झगड़े होते रहते थे, तो वहाँ के राष्ट्रवादी नेता ने सोचा कि क्यों ना तो ये कर दे। तो उसी तरी में आगे देखते हैं क्या चाहिए। आइए तो आपने इटली का स्पेशल मैप देखा, आगे चलते हैं। अब देखिए इटली के कुछ लोकेशन तो हम पुनः दर्शाना चाहेंगे आपको, क्योंकि हम बार बार इटली की चर्चा कर रहे हैं, यूरोप की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर्डिनिया, इसको याद रखिए, अब आप तो याद रखने का बहुत ज़रूरी हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमने बताया था यहाँ पर पिडमाउंट है, दिखाई दे रहा है आपको पिडमाउंट, और यहाँ पर फ्रांस है, और फ्रांस में ही एक गैरिबाल्डी नामक व्यक्ति का जन्म हुआ। तब हुआ था 1807 में, आप तो याद रखना है क्योंकि आप तो प्रश्न पूछेगा गैरिबाल्डी कौन थे, ठीक है, गैरिबाल्डी कौन थे। तो आप तो जितना हम कहानी बता रहे हैं सिर्फ उतना लिख दीजिएगा, तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा, सिर्फ अपनी भाषा में। ऐसे हम PDF लिखा हुआ आप तो दे देंगे, आप मैसेज करिएगा, ये मेरा ऊपर में नंबर शो कर रहा होगा, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा तो हम PDF आपको भेज देंगे। तो फ्रांस के मोनाको के पास एक नीस नामक शहर हुआ करता था। कौन सा शहर हुआ करता था, नीस नामक। और नीस में 1807 में गैरिबाल्डी का जन्म हुआ। अब गैरिबाल्डी प्रेरित थे किससे, मेजनी से। मेजनी भी यूरोप का ही एक आदमी था, उससे विचार से प्रेरित थे। अब मेजनी का विचार क्या था, हम मेजनी की कहानी में हम बताएंगे आपको। लेकिन गैरिबाल्डी क्या हुआ, काउंट ताबूर, क्या काउंट ताबूर के प्रभाव में आते हैं। और काउंट ताबूर का प्रभाव ये था कि वो चाहते थे निरंकुश शासन के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। अब थोड़ी सी समझने की बात है, निरंकुश शासन क्या है और संवैधानिक राजतंत्र क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो गैरिबाल्डी थे मेजनी के प्रभाव में थे फर्स्ट में, उसके बाद किसके प्रभाव में आ गए, ताबूर के प्रभाव में। और ताबूर का क्या कहना था, आइए, ताबूर का मानना था कि संवैधानिक राजतंत्र होना जरूरी है, संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका मतलब क्या है, यूरोप में पहले कौन सा राजतंत्र रहा था, ये पूछेगा यूरोप में पहले कौन सा राजतंत्र रहा, यूरोप में नहीं इटली में। तो आप तो निरंकुश राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र। अब ये निरंकुश राजतंत्र होता क्या है और संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, इसकी जानकारी थोड़ी लेनी। निरंकुश जिस पर कोई अंकुश नहीं हो। अभी हम कहें नरेंद्र मोदी का जो मन होता है वो कर देता है, यदि हमारा विपक्ष नहीं होता है तो बहुत सारा चीज़ हो चुका होता, ठीक है। लेकिन उस पर भी अंकुश लगता है, यानी कि जिस पर अंकुश नहीं लगे वो निरंकुश।
नरेंद्र मोदी बोल दे या आज इस तो बंद कर देना है तो बंद हो जाए, उस पर तो ही नहीं रोकना है। किसी को मन करे फांसी लटका दो, जैसे अंग्रेज करते थे। किसी को तुष्ट करे तो ये हुआ निरंकुश। लेकिन संवैधानिक राजतंत्र, क्या बोले? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के अनुसार शासन चलाना। तो इटली में क्या चल रहा था? निरंकुश राजतंत्र, और उसको संवैधानिक राजतंत्र में बदलना था। ये विचार तीसरा था, ताबूर था, और इसी विचार से प्रेरित होकर गैरिबाल्डी ने काम किया। तो हमने बताया गैरिबाल्डी का जन्म कहाँ हुआ था? 1807 में नीस में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीस में। और नीस जो है फ्रांस का ये शहर है, ठीक है। गैरिबाल्डी मानते थे इटली का एकीकरण जो है तलवार के बल पर होगा, यानी शस्त्र के साथ ही इटली का एकीकरण संभव था। क्योंकि आप तो हमने बताया कि इटली दो भागों में बटा हुआ था। देखिए, उत्तरी इटली और दक्षिणी इटली यह था, और दोनों तो एक करना चाहते थे। तब क्या किया गैरिबाल्डी ने? इसी क्रम में सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। आप तो इतना ही लिख देना है, यदि प्रश्न में आएगा गैरिबाल्डी कौन थे। तो गैरिबाल्डी का जन्म 1807 से फ्रांस के नीस शहर में हुआ था। गैरिबाल्डी पहले मेदिनी के विचारों से प्रेरित थे, लेकिन बाद में ताबूर के विचारों से प्रेरित हुए। ताबूर का मानना था निरंकुश राजतंत्र के आधार पर संवैधानिक राजतंत्र होना जरूरी है। आराम से लिखिए ना क्या हुआ। इसी तरह में अब जो है गैरिबाल्डी ने क्या किया? सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। देखिए, दक्षिणी इटली का एक भाग है सिसिली, या देखिए ये लोकेशन हम लोकेट कर रहे हैं, सिसिली है। और नेपल्स देखिए पर आक्रमण कर दिया, ये है नेपल्स। इसमें ये दक्षिण अभियान था, दक्षिण का इटली था, इसीलिए काउंट ताबूर इनका साथ दिया, इनका गैरिबाल्डी का। और ये दोनों तो एक कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि सिसिली और नेपल्स की जनता बुर्बो वंश का यहाँ पर शासन था, निरंकुश शासक। बुर्बो वंश से निरंकुश शासक से तंज आ चुके थे। जो मर्जी होता था मार काट मचा देते थे, जब मर्जी होता था किसी को फांसी पर लटका देते थे, जब मन होता किसी का जमीन छीन लेते थे। जनता त्रस्त हो गई। तो इसमें अब जो है क्या हुआ? सिसिली और नेपल्स की जनता गैरिबाल्डी का साथ देने लगा, और गैरिबाल्डी तो महान मानने लगा। गैरिबाल्डी ने दोनों प्रांतों तो मिला लिया, एक कर लिया। यहीं पर विक्टर एमेनुअल नाम का एक राजा हुआ करता था। गैरिबाल्डी ये नहीं चाहता था कि हम राजा बने, इससे कोई स्वार्थ नहीं था, देशभक्ति की भावना इसमें जागृत थी। तो विक्टर एमेनुअल नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर, विक्टर इमैनुअल। ये क्या किया? ये विक्टर एमेनुअल इसको बोले कि तुम तो ज़रूरत नहीं है शासन की, तो हम मेरे अंदर में आप आ जाइए, मेरे प्रतिनिधित्व के रूप में काम कीजिए। तो क्या किया? विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे। कौन? गैरिबाल्डी। देखिए, गैरिबाल्डी फ्रांस से उठे थे, दक्षिणी इटली में आक्रमण किए, सिसिली और नेपल्स पर, ठीक है। तो और विक्टर एमेनुअल के यहाँ प्रतिनिधि के रूप में, ऐसे ही नेता के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिए। आइए, तो क्या हुआ? अब जो था, इन्होंने 1862 में सोचा कि चलो ये दोनों प्रांत तो दक्षिणी इटली के लगभग प्रांत तो हम एक कर चुके हैं, अब थोड़ा रोम तो भी मिला दे। देखिए, जैसे रोम यहाँ पर है, कहाँ पर है रोम? ये रोम है, तो रोम तो भी हम मिला ले तो बेहतर रहेगा। विक्टर एमेनुअल ने इनका साथ दिया, लेकिन काउंट ताबूर विरोध में हो जाए। क्यों भाई विरोध में हो जाए? वो नहीं चाहते थे रोम जाते सिसिली नेपल्स में मिले, वो नहीं चाहते थे रोम मिले। क्यों नहीं चाहते थे?
आंतरिक उनका शासन करने का रोम पर आता मन था। तो विक्टर एमेनुअल ने इनका साथ दिया, गैरिबाल्डी का विक्टर एमेनुअल ने साथ दिया, लेकिन वहाँ पर काउंट ताबूर ने साथ नहीं दिया, समझिएगा। जबकि सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण समय काउंट ताबूर ने साथ दिया था। काउंट ताबूर ने सोचे इसका मन बढ़ जाएगा, धीरे धीरे सब पर आक्रमण कर ले, मेरा क्या होगा। चलिए, तो जैसे ही रोम पर ये ने आक्रमण किया, इधर से सर्डिनिया है, सर्डिनिया की सेना भेज दिया। सर्डिनिया पर शासन था किसका? काउंट ताबूर था। सर्डिनिया के नेतृत्व में सेना भेज दिया। जैसे ही सर्डिनिया के नेतृत्व में सेना भेज दिया, काउंट ताबूर वहाँ थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाए। अब जो है रोम अभियान का सपना जो था 1862 में जो शुरू किए थे, इनका अधूरा रह गया। गैरिबाल्डी तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि हम इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग मेरा साथ नहीं दे रहा है, और ये जो काउंट ताबूर जिससे विचार थे हम प्रेरित थे, जिसको हम आदर्श मानते थे, जिसको गुरु मानते थे, आज वही मेरे साथ ऐसे कर दिया। बहुत दुखी हो जाए। इस शुरू में जो है ना नाविक थे, नाव चलाते थे, ठीक ना, तो थोड़ा पावरफुल थे ही, लाठी भाला चलाने में बेहतर रहते थे। आइए, तो ये क्या हुआ, जैसे ही रोम पर विजय करने के लिए सोचे, सर्डिनिया की सेना वहाँ पहुँच गई। अब ये कमज़ोर पड़ गए। इसी बीच मुलाकात किससे हो गई? काउंट ताबूर से। काउंट ताबूर ने जाके गैरिबाल्डी से मिले। गैरिबाल्डी तो समझाया बुझाया, गैरिबाल्डी मान जाए क्योंकि गुरु मानते थे। अब गैरिबाल्डी ने क्या किया, रोम अभियान तो छोड़ दिया। गैरिबाल्डी का रोम अभियान अधूरा रह गया। गैरिबाल्डी तो हर्ट हुआ। इसने क्या किया, सिसिली और नेपल्स जो जीते थे, इसको तो सौंप दिया, किसको? विक्टर एमेनुअल को। कहे भाई विक्टर एमेनुअल आप लीजिए इसको, अब हम चले झोली कटोरा लेते अलग, और चले गए फिर अपने देश फ्रांस के नीस शहर में। वहाँ जाते इन्होंने क्या किया, एक साधारण किसान की भांति जीवन यापन किया। इनके पास जो भी संपत्ति थी उन्होंने राष्ट्र को दान दे दिया, यानी विक्टर एमेनुअल तो दान कर दिया। अब ये साधारण व्यक्ति देखिए कितनी रेस्ट फ्रेम की भावना इनमें भरी हुई थी। तो थोड़ा सा हर्ट हुआ, अपनी सारी संपत्ति जान में दे दिया, आज चलो तो तू चलेगा नहीं। आइए, अब क्या हुआ, विक्टर एमेनुअल तो यह कहीं न कहीं खराब लगा कि ये थे हमारे प्रतिनिधि, तो इसने गैरिबाल्डी यानी हमारे प्रतिनिधि गैरिबाल्डी तो काउंट ताबूर ने साथ नहीं दिया और सर्डिनिया की सेना भेज दी। थोड़ा सा खराब लगा। अब जो है मरने की इंतज़ार होने लगा। किसका? काउंट ताबूर का मरने का इंतज़ार करने लगा विक्टर एमेनुअल। सोच लीजिए, विक्टर एमेनुअल ने क्या था, सोचने लगा कि काउंट ताबूर मरे जाती हम तुरंत आक्रमण करेंगे। अब 1870 की बात आई, विक्टर एमेनुअल मारा गया, यानी मर गया किसी कारण, बस उस कारण तावले नहीं है मेरे पास में। जैसे ही काउंट ताबूर मरा, अब फिर से रोम पर आक्रमण करने की योजना बना दिया विक्टर एमेनुअल, और रोम तो मिला लिया आपने में, लेकिन पूरी तरह रोम मिला नहीं। इसी समय में क्या हुआ, फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध छिड़ गया। किसके बीच में? फ्रांस और पर्सा के बीच में। अब देखिए पर्सा कहाँ है और फ्रांस कहाँ है, इस चीज़ को हम जानकारी में आप तो लेते चलते हैं। आइए, अब फ्रांस और पर्सा क्या है, थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर हम अपडेट कर दें आप तो बेहतर रहेगा। ठीक है, देखिए फ्रांस आप तो दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम पेन ले लेते हैं। ये फ्रांस है। 1870 की बात है। 1870 में काउंट ताबूर मरे थे। अब फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध हुआ। आखिर पर्सा कौन था? पर्सा यहाँ अभी यूरोप का कोई भी राष्ट्र पर्सा रूप में नहीं जाना जाता है। पहले पर्सा तो पर्सिया कहा जाता था। तो आज का जो जर्मनी है, आज का जर्मनी यानी चेक गणराज्य, पोलैंड,
रसिया था भाजिए और लुथिनिया, ये सब तो मिला दीजिए तो ये परसा बन जाता था। इस सब तो मिला दीजिए तो ये क्या बन जाता था? परसा बन जाता था। तो ये परसा इतना बड़ी राष्ट्र था और जर्मनी इतना राष्ट्र था। देखिए दिखाई दे रहा है, दोनों में 70-70 में लड़ाई हुई। अब जाती है फ्रांस में तो पोप रहते थे। पोप यहाँ से भागते चले आए रोम, और रोम में एक वेटिकन सिटी है, आप तो दिखाई पड़ रहा होगा। रोम का एक वेटिकन सिटी नामक जगह है। देखिए हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, यहाँ से ताड़ते आइए। देखिए ये वेटिकन सिटी, पोप जो अपने आप तो वेटिकन सिटी में बंद कर लेते हैं। तो पोप जब रोम के अंदर वेटिकन सिटी है तो क्या करते हैं, विक्टर एमेनुअल इसी समय क्या करते हैं, रोम पर आक्रमण कर देते हैं और रोम जो है रोम का सारा हिस्सा हड़प लेते हैं। वेटिकन सिटी तो छोड़ के रोम का सारा हिस्सा क्या करते हैं, हड़प लेते हैं। अब जो है गैरिबाल्डी की सपना पूरी हो गई। इस तरह से दक्षिणी इटली और उत्तरी इटली दोनों एक साथ हो जाते हैं, और दोनों एक साथ होना ही एक ही चरण कहलाता है। ठीक है, दोनों तो एक साथ होना ही एक ही चरण कहलाता है। तो आज आपने थोड़ी गैरिबाल्डी की कहानी थोड़ी सी इसको पढ़ते हम बता देते हैं तो बेहतर रहेगा। आइए इसी बीच में थोड़ी सी एक और जानते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। ज़रा हम आपके सिलेबस के अनुसार राष्ट्रवाद की परिभाषा हम देते हैं। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न, अगर मान लो पाकिस्तान वाला आके भारत पर आक्रमण कर दे तो भारत का आदमी गुस्सा हो जाए, नहीं होगा, गुस्सा हो जाए। क्यों गुस्सा हो जाए? यही राष्ट्रवाद है जिससे कारण गुस्सा हो जाए। पाकिस्तान वाला और भारत वाला मैच खेल रहा है, भारत जीता, खुशी हुआ क्या? तो यही हुआ राष्ट्रवाद, यानी अपने देश के प्रति लगाव ही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद। ये हमारे हैं मेजनी साहब, ये गैरिबाल्डी साहब हैं, जिनकी चर्चा हमने अभी की है। ठीक है, इनका फ़ोटो देख लीजिए, बहुत ही बेहतर है। इनकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी। लाजपत राय इतना प्रभावित हो रहे हैं, हमारे भारतीय ने इसकी जीवनी लिखी, सोच लीजिए कितना बेहतर थे। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में विशेष भौगोलिक, भौगोलिक का मतलब देश, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में, संस्कृति का मतलब होता है उसका रहन सहन, समाज में रहने वालों लोगों के बीच एक व्याप्त भावना है जिसमें उनमें प्रेम और एकता तो स्थापित करती है। ठीक है, आप राष्ट्रवाद की परिभाषा लिख दीजिएगा, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो ही रोकने वाला नहीं। आइए थोड़ा सा इनके बारे में चले, फिर से एक बार कहानी दोहरा ले। तो गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में कहाँ में हुआ था? नीस में हुआ था। आप तो नीस दर्शा दिए हैं, देखे हैं, जो है फ्रांस के बदल में मोनत्तो है और वहीं पर नीस में हुआ था। अगर नहीं मालूम है तो चलिए एक बार हम फिर से आप तो नीस की तरफ हम ले चलते हैं ताकि आप तो बेहतर हो। आइए एक बार दिखा देते हैं नीस। आप तो आइए ये देखिए, ये नीस, यहीं पर नीस है, मोनत्तो के बदल में यही फ्रांस से ये शहर है, यहाँ पर क्या है, नीस है। तो 1807 में नीस में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आइए। यह मेदिनी के विचारों से समर्थक थे। हमने बताया था शुरू में ये मेदिनी के विचारों से समर्थक थे, लेकिन बाद में ताबूर के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर? ताबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गए। संवैधानिक राजतंत्र था। हमने बताया कि इटली में निरंकुश राजतंत्र था, मतलब कोई उस पर अंकुश नहीं, और यहाँ संविधान के अनुसार राजतंत्र चले, यह ऐसा राजतंत्र था। गैरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा, यानी कि मारपीट के द्वारा, शस्त्र के साथ, तलवार लेके इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहाँ जनतंत्र की स्थापना करने का प्रयास है। जनतंत्र होता क्या है? राजतंत्र और जनतंत्र दो शब्द हैं, इनको हम थोड़ा समझेंगे। राजतंत्र में होता है राजा का बेटा, राजा का पोता, राजा का परपोता बनते जाता है राजा। लेकिन जनतंत्र में क्या होता है? चुनाव होता है, समझे ना। आइए, तो गैरिबाल्डी ने सिसिली एवं नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। अगर ये सिसिली और नेपल्स तो नहीं देते हैं तो आप थोड़ा वीडियो में बैठ जाते, आप देख सकते हैं सिसिली और नेपल्स पर। सिसिली और नेपल्स पर बुर्बो राजवंश का शासन था, वहाँ की जनता तंज आ चुकी थी और गैरिबाल्डी के क्या बन गए थे? समर्थक बन गए। देखिए यही लिखा हुआ है गैरिबाल्डी के
समर्थक बन जाए। यहाँ पर गैरिबाल्डी की हम पूरी जीवनी लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था हमने, ऑब्जेक्टिव में पूछा था गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपने सही आंसर मार दीजिए नाविक। हम एक प्रश्न का सही जवाब देंगे और विश्लेषण इसी प्रकार से करेंगे। आइए, क्या गैरिबाल्डी ने विक्टर एमेनुअल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। विक्टर एमेनुअल के साथ हम बताया था, विक्टर एमेनुअल तो आदर्श मान लिया और सिसिली और नेपल्स पर जो है शासन करना स्टार्ट कर दिया था। दक्षिण अभियान टागोर का समर्थन किया था दक्षिण अभियान में, लेकिन 1862 में गैरिबाल्डी ने रोम पर अभियान का आक्रमण बनाई, रोम पर, जिससे सर्डिनिया की सेना, रोम यहाँ पर था, यहाँ से सेना, रोम यहाँ पर था, यहाँ से सेना भेज दिया था, सर्डिनिया था सेना। कौन? काउंट टागोर ने विरोध किया। टागोर ने रोम की रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी, सर्डिनिया पिडमाउंट इसी नाम है। बीच में गैरिबाल्डी की मुलाकात टागोर से हो जाती है, गैरिबाल्डी का रोम अभियान अधूरा रह जाता है। इससे दूसरी होकर क्या करते हैं, अपनी सारी संपत्ति विक्टर एमेनुअल को सौंप देती है और ये साधारण किसान की भांति जीवन जीने लगती हैं। 1862 में इनकी मृत्यु, टागोर की मृत्यु होती है। तब विक्टर एमेनुअल इनके सपनों को साकार करते हुए यूरोप का इटली का एकीकरण कर लेते हैं। इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव होता है। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा तो एक बार कमेंट बनता है, लाइक बनता है। चलिए, धन्यवाद।